Back in July, Russia's lower house of parliament passed a bill to introduce an experimental Islamic banking system in the country's mostly Muslim regions. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों बहुत सी नॉन मुस्लिम कंट्रीज जैसा कि रशिया अपने मुल्क के मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स में इस्लामिक बैंकिंग को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। आखिर इसका इनको फायदा क्या है और क्या वो इस्लामिक बैंकिंग से मुतासर होकर ऐसा कर रही हैं। इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक फाइनेंस और शरिया कॉम्प्लाइंट फाइनेंस एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम है कि जिसके असूलों ज़वाबित को शरिया के मुताबिक डिफाइन किया जाता है। शरिया बेसिकली इस्लामिक लॉ को कहा जाता है और इस्लामिक लॉ मुसलमानों की नोबल बुक्स कुरान और हदीस की कमांडमेंट्स पर मुश्तमिल है। इस्लामिक बैंकिंग इस्लामिक गाइडलाइंस में रहकर फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन की गई है। इस्लामिक बैंकिंग के बुनियादी असूलों में सूद से मुतल्लिक किसी भी किस्म के कारोबार को हराम करार दिया गया है और जो चीज इस्लाम में हराम है इसकी भी इस्लामिक बैंकिंग में मुमानियत है, जैसा कि गैम्बलिंग, जुए और पार्क यानी कि सूअर से मुतल्लिका किसी भी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट इस्लामिक बैंकिंग में हराम है। दोस्तों, इस्लामिक फाइनेंस में रिबा यानी कि इंटरेस्ट को सख्ती के साथ मना किया गया है। रिबा एक अरबिक वर्ड है जिसके मायने किसी चीज में इजाफा करने के हैं। इस्लामिक लॉ के मुताबिक ट्रेड और बिजनेस में अनजस्ट गेन्स रिबा की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और इसकी सख्ती के साथ ममानियत है। इसके बरक्स इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग बैंक और कस्टमर्स के लिए लॉस शेयरिंग और प्रॉफिट शेयरिंग को इनकरेज किया गया है, यानी कि अगर नुकसान होता है तो दोनों फ्रीकैन को होगा और अगर फायदा होता है तो भी दोनों फ्रीकैन को होगा और ये प्रिंसिपल कुरान और हदीस से डिराइव किया गया है। इस्लामिक बैंकिंग टिपिकली एसेट बैक्ड फाइनेंस पे बेस करती है। अब इस कंसेप्ट को जरा डिटेल में समझने की जरूरत है। दोस्तों, एज्यूम करें कि आपको 50 लाख रुपए का कर्ज चाहिए। जब आप नॉन इस्लामिक बैंक के पास जाएंगे यानी कि कन्वेंशनल बैंक के पास, तो वो आपसे वजह दरियाफ्त करेगा कि आपको क्यों 50 लाख रुपए दरकार हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि भाई मुझे एक घर खरीदना है। इस बैंक ने वजह मालूम करके आपको लोन दे दिया, मगर साथ इसने ये शराइत रखी कि अब आप हर महीने 5000 इंटरेस्ट यानी कि सूद के तौर पर बैंक को जमा करवाएंगे और ठीक 10 साल के बाद आपको 50 लाख की मुकम्मल रकम अदा करनी होगी। अब ये चीज शरीयन जायज नहीं और इस्लाम की रोह से ये हराम है। जबकि अगर हम इस्लामिक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब एक कस्टमर इस्लामिक बैंक के पास जाएगा तो यहाँ पर इस्लामिक बैंक उसे 50 लाख रुपए देने के बजाय खुद वो घर जाकर खरीद लेगा और फिर वो बैंक उस शख्स को कहेगा कि अब आप इस घर में रहें और हर माह आपको हमें 5000 रुपए इस घर का रेंट देना होगा और जब आप हमें 50 लाख की रकम दे देंगे तो ये घर आपके नाम कर दिया जाएगा। तो आपने दोनों बैंकिंग सिस्टम में मेजर डिफरेंस को नोटिस किया। इन दोनों बैंकिंग सिस्टम में तरीका कार का फर्क है। इस्लामिक बैंकिंग में फायदा यह है कि अगर फ्यूचर में कहीं वो शख्स 50 लाख अदा नहीं कर पाता है तो इसके लिए कोई परेशानी नहीं बनेगी और ना ही बैंक को कोई नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी तरह इस्लामिक फाइनेंस में इक्वल रिस्क शेयरिंग भी मेन एलिमेंट है, यानी कि अगर नुकसान होगा तो बैंक और कस्टमर दोनों को होगा, ना कि किसी एक को पूरा का पूरा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये रिस्क शेयरिंग का प्रिंसिपल इस्लामिक फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जैसा कि मुदारबा और मुशारका में मेनली इम्प्लीमेंट होते हैं, जहाँ पर दोनों पार्टीज इक्वली बेनिफिट और लॉसेस को बर्दाश्त करती हैं। अगर आपको इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में नहीं पता तो डोंट वरी, आगे जाकर मैं आपको इनके बारे में भी समझाऊंगा। दोस्तों, इस्लामिक बैंक किसी भी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते जो कि दीन इस्लाम में हराम करार दी गई हो। अगर मखसूस होकर बात करें तो बुनियादी तौर पर अल्कोहल यानी कि शराब से रिलेटेड कोई भी बिजनेस, इसी तरह पार्क यानी कि सुअर से रिलेटेड कोई भी बिजनेस और गैम्बलिंग से रिलेटेड कोई भी बिजनेस या इन बिजनेसेस में किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट इस्लाम और इस्लामिक बैंकिंग में हराम है। इस्लामिक बैंक्स पर यह लाजिम है कि वो अपने ऑपरेशंस में शफाफियत से काम ले, यानी कि धोखाधड़ी से गुरेज करें और स्ट्रिक्टली हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। इसी तरह इस्लामिक बैंक्स पर यह आयद है कि वो अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को जाहिर करें ताकि ये बात यकीनी बनाई जा सके कि कहीं इसमें ऐसी इन्वेस्टमेंट तो शामिल नहीं जो कि इस्लाम और इस्लामिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करके जनरेट की गई हो। इसी तरह इस्लामिक बैंक्स चैरिटेबल प्रोग्राम्स जैसा कि ज़कात वगैरह को मैनेज करते हैं, साथ ही साथ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में भी शमूलियत इख्तियार करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन टर्मिनोलॉजीज की जिनका अभी हमने जिक्र किया था। मुदारबा ये एक प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप है कि जिसमें सिर्फ एक पार्टी की इन्वेस्टमेंट होती है जबकि दूसरी पार्टी की एक्सपर्टीज होती है और फिर कारोबार के प्रॉफिट को पहले से सेटल्ड प्री डिटरमिन्ड रेशियो के मुताबिक बांट लिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर कारोबार में नुकसान होता है तो वो सारे का सारा जो साइड इन्वेस्ट करती है उसको ही उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी को नुकसान नहीं होता, बल्कि उसकी मेहनत जाया जाने का नुकसान होता है, जबकि इन्वेस्टर का माली नुकसान होता है। तो कुछ यूं प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मुशारका एक ऐसा लाए अमल होता है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट और एक्सपर्टीज दोनों पार्टीज की होती हैं और प्रॉफिट और लॉस को पहले से तयशुदा रेशियो के मुताबिक डील किया जाता है। इजारा एक अरबिक वर्ड है जिसके मानी है टू गिव समथिंग ऑन रेंट, यानी कि किसी शय को किराए पर देना। अब इजारा की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 इजारतुल अशखास। अशखास का लफ्ज शख्स से निकला है और शख्स के मायने किसी ह्यूमन एंटिटी के हैं, यानी कि इजारतुल अशखास में एक कंपनी किसी एम्प्लॉय यानी कि किसी शख्स की सर्विसेज को किसी मखसूस वेज या रकम की बुनियाद पर अवेल करती है। नंबर 2
इजारतुल अयान। अब इस कैटेगरी में एक पार्टी किसी एसेट की मालिक होती है और फिर वो किसी मखसूस रकम पर किसी और शख्स को वो चीज रेंट पर दे देती है और ये कहलाता है इजारतुल अयान। मुराबा इस्लामिक बैंकिंग में एक सेल कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसके अंदर कॉस्ट और प्रॉफिट डिक्लेयर्ड होता है कि जिसमें बैंक एक चीज अपने कस्टमर के बिहाफ पर बाय करता है और फिर कस्टमर को एक एग्रीड अपॉन मार्कअप पे इस एसेट को सेल कर दिया जाता है और कुछ इस तरह कस्टमर इंटरेस्ट पे करने से बच जाता है। तकाफुल कन्वेंशनल इंश्योरेंस के अल्टरनेट के तौर पर इस्लामिक इंश्योरेंस को कहते हैं कि जिसमें लोग एक पूल में कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर आखिर पर जिसको जरूरत होती है तो आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अमाउंट उस शख्स के हवाले कर दी जाती है। अगर इसकी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो 3 लोगों ने 10-10 हजार रुपए की रकम एक पूल में जमा करवाई। इन तीनों को हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो बी को जरूरत पड़ जाती है 15,000 की रकम की, तो यहाँ पर ए और सी आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बी को 15,000 की रकम दे देंगे। तो ये कहलाती है इस्लामिक इंश्योरेंस तकाफुल, जिसके मायने है गारंटिंग ईच अदर। अब हम बात कर लेते हैं इस्लामिक बैंक्स की कुछ हिस्ट्री के हवाले से। दोस्तों, इस्लामिक बैंक की सबसे पहली सक्सेसफुल एग्जांपल मलेशिया में देखने को मिली थी। 1963 में मलेशिया में तबोंग हाजी के नाम से एक इस्लामिक बैंक को खोला गया था और स्टार्टिंग में इसके तकरीबन 1281 डिपॉजिटर्स थे और कुछ ही अरसे के बाद ये तादाद बढ़कर 8,67,220 तक जा पहुंची और तकरीबन इसकी इन्वेस्टमेंट 1 बिलियन मलेशियन डॉलर तक जा पहुंची। अब सवाल ये उठता है कि एक बैंक की आखिर जरूरत क्यों पेश आई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम्स पर इनके रिलीजन की तरफ से ये फर्ज है कि वो अपनी जिंदगी में एक बार हज लाजमी करें अगर वो इसकी इस्तात रखते हो। मलेशिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हज करने की इस्तात नहीं रखते। इसी वजह से लोगों की ये डिमांड थी कि उन्हें कोई ऐसा जरिया दिया जाए कि जहां से वो पैसे बारो करे और उन्हें उस पर इंटरेस्ट ना चार्ज करना पड़े। तो कुछ यूं पहले इस्लामिक बैंक की बुनियाद रखी गई कि जहां पे लोगों को पैसे दिए जाएंगे लेकिन उनसे इस्लामिक शरिया के मुताबिक इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके बाद 1972 में मिस्र में एक और बैंक खोला गया नसीर सोशल बैंक के नाम से और ये बैंक भी बहुत सक्सेसफुल गया। इसी को देखते फिर 1975 में सऊदीया की जानिब से इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की बुनियाद रखी गई ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्प्रूव किया जा सके। इसके बाद 1999 में यूएस में डाउ जोन्स इस्लामिक मार्केट इंडेक्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसमें यूएस की मुस्लिम कम्युनिटी शरिया के रूल्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकती थी। इसके बाद इस्लामिक बैंकिंग सारी की सारी इस्लामिक कंट्रीज में फैल गई और जो नॉन इस्लामिक कंट्रीज जिनमें इस्लामिक बैंकिंग इम्प्लीमेंटेड है उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जर्मनी, यूएस, यूके, चाइना भी शामिल है। जिस तरह के मैंने आपको शुरू में बताया कि अभी हाल ही में रशिया ने अपनी मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स में 2 साल के लिए एक्सपेरिमेंटल इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया है। दोस्तों, ये स्टेप पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल गेन्स की वजह से उठाया गया है। इसका फायदा रशिया को 2 तरफ से होगा। एक तो रशियन मुस्लिम्स जो कि रशिया की टोटल पॉपुलेशन जो कि 143 मिलियन है का 10% बनते हैं, वो भी शरिया कंप्लायंट बैंकिंग सिस्टम में इन्वेस्ट करेंगे और साथ ही साथ चूंकि रशिया अपने ताल्लुकात को गल्फ कंट्रीज के साथ इम्प्रूव कर रहा है, उनको इस्तवार कर रहा है और कई सारे रशियन सिटीजन इन कंट्रीज में मुकीम भी हैं, तो ये चीज इस तरह से भी रशिया के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम का ओवरव्यू दिया कि इस्लामिक बैंक्स किस तरह से काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।